जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज जीके प्रैक्टिस सेट पार्ट 2 कराने जा रहे हैं, तो देर न करते हुए चलिए चलते हैं प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न है, यूएन चार्टर में कितने सिद्धांत हैं? 4, 7, 6, 8। तो बताइए इसका सही आंसर कितना होगा। यूएन चार्टर में कितने सिद्धांत हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7। यूएन चार्टर में कितने सिद्धांत हैं? तो यह इसमें 7 सिद्धांत हैं। और यह लागू कब हुआ? यूएन चार्टर कब लागू हुआ? तो यह लागू हुआ 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को यूएन चार्टर लागू हुआ। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी निष्क्रिय गैस है? कौन सी निष्क्रिय गैस है? क्रिप्टन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो बताइए इसमें निष्क्रिय गैस कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रिप्टन। चलिए अगला प्रश्न है, राज्य के संबंध में स्थायी सरकार अभ्यास करती है। संयोजन प्राधिकरण, प्रत्यायोजित प्राधिकरण, उच्च प्राधिकरण या स्वतंत्र प्राधिकरण। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। राज्य सरकार के प्रबंध में स्थानीय सरकार अभ्यास करती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रत्यायोजित प्राधिकरण। यानी राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार कौन से अभ्यास करती है? वह करती है प्रत्यायोजित प्राधिकरण। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य को अधिक बाल श्रमिकों वाले, यानी निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य को अधिक बाल श्रमिकों वाले राज्यों की सूची में पहला स्थान मिला है? उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल, मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बाल श्रमिक की बात की जा रही है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश होगा। चलिए अगला प्रश्न है, नौकरशाही की शाब्दिक अर्थ किसके द्वारा सरकार की व्यवस्था से है? नौकरशाही की शाब्दिक अर्थ किसके द्वारा सरकार की व्यवस्था से है? निर्वाचित प्रतिनिधि, नामित प्रतिनिधि, कर्मचारी या जमींदारी वर्ग। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नौकरशाही की शाब्दिक अर्थ किसके द्वारा सरकार की व्यवस्था से है? तो यह है कर्मचारी से। चलिए अगला प्रश्न है, लोकसभा में सबसे अधिक उपस्थित किस राज्य के सदस्यों की है? लोकसभा में सबसे अधिक उपस्थित किस राज्य की सदस्यों की है? बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न है, जर्मनी ने हाल ही में किस वर्ष तक जलवायु लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जलवायु संरक्षण अधिनियम पारित किया है? 2023, 2030, 2033 या 2032। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। जर्मनी ने हाल ही में किस वर्ष तक जलवायु लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जलवायु संरक्षण अधिनियम यानी क्लाइमेट प्रोटेक्शन एक्ट पारित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2030 तक। चलिए अगला प्रश्न है, लोक सेवक की परिभाषा भारतीय दंड संहिता की किस धारा में दी गई है? धारा 12, धारा 21, धारा 32 या धारा 35। तो लोक सेवक की परिभाषा भारतीय दंड संहिता की किस धारा में दी गई है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा धारा 21 में। अगला प्रश्न है, महिलाओं की दशा सुधारने के लिए किस तरह के कानून बनाए गए हैं? महिलाओं की दशा सुधारने के लिए किस तरह के कानून बनाए गए हैं? व्यक्तिगत कानून, आपराधिक कानून, श्रमिक कानून या सामाजिक आर्थिक कानून। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। महिलाओं की दशा सुधारने के लिए किस तरह के कानून बनाए गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपराधिक कानून। यानी महिलाओं की दशा सुधारने के लिए आपराधिक कानून बनाए गए हैं। अगर बात करें घरेलू हिंसा अधिनियम, घरेलू हिंसा
अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम कब आया? तो आया 2005 में। अब अगर बात करें दहेज दहेज निषेध अधिनियम, यह कब आया? यह आया 1961 में। चलिए अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम भारत में पूरी तरह से कब लागू किया गया था? सूचना का अधिकार अधिनियम भारत में पूरी तरह कब लागू किया गया था? अक्टूबर 2008, जून 2005, जुलाई 2008 या अक्टूबर 2005? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अक्टूबर 2005। यानी सूचना का अधिकार अधिनियम पारित कब हुआ था? तो पारित हुआ था 15 जून 2005 को पारित हुआ था। लेकिन अगर पूरी तरह से लागू की बात की जाए, पूरी तरह लागू की बात की जाए तो यह कब हुआ था? यह हुआ था 12 अक्टूबर 2005 को। पूर्ण तरह से लागू कब हुआ? 12 अक्टूबर 2005 को। और पारित कब हुआ था सूचना का अधिकार? तो वह हुआ था 15 जून 2005 को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अक्टूबर 2005। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का पहला औद्योगिक रोबोट किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया? टाटा मोटर, रिलायंस, अशोक लीलैंड या टीवीएस? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टाटा मोटर। चलिए अगला प्रश्न है, कानून तथा शांति व्यवस्था को बनाए रखने किसकी जिम्मेदारी है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, ग्राम पंचायत या जिला परिषद? कानून तथा शांति व्यवस्था को बनाए रखना किसकी जिम्मेदारी है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य सरकार। अगला प्रश्न है, जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, विधि मंत्री या राष्ट्रपति? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यपाल के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा या राष्ट्रपति? सर्वोच्च न्यायालय के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? न्यू गिनी, मेडागास्कर, ग्रीनलैंड या आइसलैंड? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? वह है ग्रीनलैंड। चलिए अगला प्रश्न है, किस समिति आयोग ने केंद्र और राजस्व संबंध की जांच की? अशोक मेहता समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति, सरकारिया आयोग या NN वोहरा समिति? तो इसका सही आंसर क्या होगा? किस समिति आयोग ने केंद्र और राजस्व संबंध की जांच की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरकारिया आयोग ने। चलिए अगला प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना के प्रारूप को अंततः कौन स्वीकार करता है? योजना आयोग, राष्ट्रपति, राष्ट्रीय विकास परिषद या संसद और राज्य विधान सभाओं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? पंचवर्षीय योजना के प्रारूप को अंततः कौन स्वीकार करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद। चलिए अगला प्रश्न है, रोटा वायरस वैक्सीन किस बीमारी से बचने के लिए दी जाती है? मलेरिया, हेपेटाइटिस बी, चिकनगुनिया या डायरिया? रोटा वायरस वैक्सीन किस बीमारी से बचने के लिए दी जाती है? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डायरिया। रोटा वायरस वैक्सीन डायरिया बीमारी से बचने के लिए दी जाती है। चलिए अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन विधेयक ने संसद को मतदान की आयु 21 से 18
साल तक कम कर दिया था। किस संवैधानिक संशोधन विधेयक ने संसद को मतदान की आयु 21 से 18 साल तक कम कर दिया था? 42वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन, 61वें संविधान संशोधन या 73वें संविधान संशोधन? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 61वें संविधान संशोधन। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के अनुसार आयु 21 साल से 18 साल तक कम कर दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, कहाँ से दादा भाई नौरोजी ने मशहूर स्वराज या भारत की स्वतः सरकार के लिए आगाज किया था? मैसूर अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, मेरठ अधिवेशन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? कहाँ से दादा भाई नौरोजी ने मशहूर स्वराज या भारत की स्वतः सरकार के लिए आगाज किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कलकत्ता अधिवेशन। तो जो लोग चैनल पर नए हों वो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए एवं बेल आइकन प्रेस कर लीजिए एवं शेयर भी कर दीजिए। और जो लोग सब्सक्राइब किए हैं वो लोग प्लीज़ एक बार वीडियो जरूर शेयर करिए, लोगों के पास पहुंचाइए, ताकि कुछ और लोग मेरा वीडियो देख सकें। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या संवैधानिक निकाय संस्था है? वित्त आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना विकास परिषद या इनमें से कोई नहीं? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या संवैधानिक निकाय संस्था है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा वित्त आयोग। बात करें भारतीय वित्त आयोग, भारतीय वित्त आयोग 1951, भारतीय वित्त आयोग 1951 में अस्तित्व में आया था। वित्त आयोग कब आया था अस्तित्व में? 1951 में। इसकी स्थापना किस संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया? तो यह किया गया 280 के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? तो यह की गई थी राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। यानी बात करें भारतीय वित्त आयोग 1951 में अस्तित्व में आया और इसकी स्थापना संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की गई थी। चलिए अगला प्रश्न है, गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक के रूप में किसका उल्लेख किया है? क्रिप्स इंडिया मिशन, कैबिनेट मिशन प्लान, मार्ले मिंटो रिफॉर्मर्स या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक के रूप में किसका उल्लेख किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रिप्स इंडिया मिशन। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तर कोरिया के नए नौसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर कोरिया के नए नौसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नाम योंग पिंडली, जियोंग कियांग डू, किम योंग वू या किम सोंग गिल? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा किम सोंग जिल। उत्तर कोरिया के नए नौसेना के प्रमुख को कौन है? तो इस समय है किम सोंग गिल। चलिए अगला प्रश्न है, परियोजना ब्रह्म संबंधित है। ऑनलाइन सीखने के लिए एक मंच, उत्तर पूर्वी भारत में ग्रामीण समुदायों का निर्माण, भारत में जैव विविधता ज्ञान के आधार का निर्माण या चल रही सरकार परियोजना की विस्तृत जानकारी के लिए एक स्रोत? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत के जैव विविधता ज्ञान के आधार का निर्माण। चलिए अगला प्रश्न है, यदि एक अनुसूचित जाति का दूसरे यदि एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति दूसरे अनुसूचित जाति के व्यक्ति को सार्वजनिक स्थान पर बुरी तरह अपमानित करता है तो उसका यह कृत्य यानी कार्य किस प्रकार का अपराध है? धारा 504 आईपीसी, धारा 326 आईपीसी या धारा 3 अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम या कोई अपराध नहीं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा
धारा 504 आईपीसी, यानी आईपीसी की धारा 504 में शांति का उल्लंघन के द्वारा जानबूझकर अपमान करना, यह किस में दिया गया है? यह दिया गया है धारा 504 में। चलिए अगला प्रश्न है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह निर्णय किसके द्वारा किया जाएगा? वित्त मंत्री, राष्ट्रपति, राज्यसभा अध्यक्ष या लोकसभा अध्यक्ष? तो बताइए, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह निर्णय किसके द्वारा किया जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। चलिए अगला प्रश्न है, अपहरण के अपराध के लिए जिसमें फिरौती की मांग, यानी अपहरण के अपराध के लिए जिसमें फिरौती की मांग की गई हो में सजा का प्रावधान है 5 वर्ष, 10 वर्ष या मृत्युदंड या आजीवन कारावास, और जुर्माने का प्रावधान या आजीवन कारावास। तो अपहरण के अपराध के लिए जिसमें फिरौती की मांग की गई हो उसमें सजा का क्या प्रावधान है? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा मृत्युदंड या आजीवन कारावास या जुर्माने का प्रावधान। चलिए अगला प्रश्न है, कैबूल लामजाओ जो विश्व का एक अकेला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, कैबूल लामजाओ जो विश्व का एक अकेला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, यह कहाँ पर है? मणिपुर, मिजोरम, असम, मेघालय। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा मणिपुर। कैबूल लामजाओ जो विश्व का अकेला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, यह कहाँ पर है? यह मणिपुर में है। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? एकात्मक, संघीय, अर्धसंघीय या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? तो यह है अर्धसंघीय। चलिए अगला प्रश्न है, तब राजा कौन था जब चौथा विश्व बौद्ध परिषद कुंडलवन में हुआ था? यानी उस समय राजा कौन था जब चौथा बौद्ध परिषद कुंडलवन में हुआ था? अशोक, अजातशत्रु, कनिष्क या कालाशोक? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कनिष्क। इसका सही आंसर क्या होगा? कनिष्क। कश्मीर के कुंडलवन में, कुंडलवन कहाँ पड़ता है? यह पड़ता है कश्मीर में। कश्मीर के कुंडलवन में चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन के समय राजा कौन था? तो उस समय था कनिष्क। कौन था राजा? कनिष्क था। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसको सौंपी गई हैं? केवल संघ संसद को, केवल राज्य विधानमंडल को, संघ संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को, उपरयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसको सौंपी गई हैं? तो यह केवल संघ संसद को। अगला प्रश्न है, भूमध्य क्षेत्र में भारी बारिश किस ऋतु की विशेषता है? पतझड़, सर्दी, गर्मी या बसंत? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर्दी। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? मतलब इसमें से कौन सा सही है? संविधान सभा का अध्यक्ष B.R. अम्बेडकर, मसौदा समिति के अध्यक्ष B.R. अम्बेडकर, आधिकारिक भाषाएं 22, जनसंख्या नियंत्रण, राज्य सूची। इसमें कौन कौन सही है? पहला दूसरा सही है, या दूसरा चौथा सही है, या तीसरा चौथा सही है, या पहला और चौथा सही है? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा और चौथा सही है। दूसरा और चौथा सही है। यानी मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? B.R. अम्बेडकर। और बात करें अगर आधिकारिक भाषाएं तो यह भी है 22। यानी इसमें कौन कौन ऑप्शन सही हैं? इसका सही होगा दूसरा और तीसरा। यानी आधिकारिक भाषाएं, राज्य सूची और जनसंख्या नियंत्रण की बात करें तो यह राज्य सूची की बात न होकर केंद्र सूची, यानी संघ सूची या केंद्र सूची, केंद्र सूची बोलो या फिर संघ सूची का विषय है जनसंख्या नियंत्रण। और संविधान सभा का अध्यक्ष की बात की जाए
तो कौन है वो? राजेंद्र प्रसाद। वो कौन है? राजेंद्र प्रसाद। और अगर बात किए अस्थायी अध्यक्ष, तो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। और इसलिए इसमें पहला गलत हो जाएगा और चौथा यानी दूसरा और तीसरा सही है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने सबसे पहले पंचायत राज प्रणाली प्रारंभ की? राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से किस राज्य ने सबसे पहले पंचायत राज प्रणाली प्रारंभ की? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। कहाँ से हुआ था? तो राजस्थान के नागौर जिले से हुआ था। राजस्थान के नागौर जिले से पंचायत राज प्रणाली शुरू हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही अक्षमता अथवा सिद्ध कदाचार के आधार पर उनके कार्यकाल से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही अक्षमता अथवा सिद्ध कदाचार के आधार पर उनके कार्यकाल से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, संसद के 2 सदनों की सिफारिश पर राष्ट्रपति, या विशेष बहुमत सहित संसद के दोनों सदन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संसद के 2 सदनों की सिफारिश पर राष्ट्रपति। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लेखक ने अकबर के दीन-ए इलाही को उनकी मूर्खता का और न कि बुद्धिमत्ता का स्मारक कहा है? बदायूनी, विंसेंट स्मिथ, बर्नी या डब्ल्यू हेग। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विंसेंट स्मिथ। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तरी पूर्वी भारत में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? डल झील, चिल्का झील, लोकटक झील या तेओसोमोरिरी झील। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा लोकटक झील। यानी उत्तरी पूर्वी भारत में सबसे बड़े ताजे पानी की झील कौन सी है? वो है लोकटक झील। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में कौन सा सार्क का सदस्य देश नहीं है? भारत, थाईलैंड, भूटान या मालदीव। निम्नलिखित देशों में कौन सार्क का सदस्य नहीं है? भारत, थाईलैंड, भूटान या मालदीव। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा थाईलैंड। सार्क का सदस्य कौन सा नहीं है इसमें? वह है थाईलैंड। चलिए अगला प्रश्न है, कलिंग पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? कला, विज्ञान, साहित्य, खेल। कलिंग पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? कला, विज्ञान, साहित्य, खेल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विज्ञान। यानी कलिंग पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? यह विज्ञान के लिए दिया जाता है। चलिए अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग आनुवांशिक के कारण होता है? ल्यूकीमिया, हेपेटाइटिस, द्रोह, वर्णांतता। ल्यूकीमिया, हेपेटाइटिस, द्रोह या वर्णांतता। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा डी यानी वर्णांतता। चलिए अब ये हुआ 40 क्वेश्चन हुए। तो अब अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोग धन्यवाद। तो चलिए फिर मिलते हैं कल इसके तीसरे पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद।